तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे शायद आज हमारे देश के हर एक नागरिक को सुनना चाहिए। हर एक इंसान को इस कहानी को बहुत बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि इस कहानी की वजह से हमारे देश में इस तरह की बातें फैल रही हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इस कहानी को, इस न्यूज़ को ज़्यादा कोई कवर भी नहीं कर रहा। जबकि ऐसी कहानी, ऐसी खबर शायद हर एक न्यूज़ चैनल पे होनी चाहिए, हर एक अखबार पे होनी चाहिए, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें सही तरीके से लोगों के सामने नहीं रखी जाएंगी तो जिस एक इंसान को फांसी दे दी गई उसकी जगह पे न जाने कितने और आज खड़े हो सकते हैं। कहानी अपने इसी भारत देश की है। किसी राज्य का नाम लेना, किसी जगह का नाम लेना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये कहानी पूरे देश को आपस में जोड़ रही है। कहानी हमारे अपने कानून व्यवस्था की है। कहानी हमारे अपने ही भारत देश में रहने वाले एक इंसान जिसका नाम अहमद मुर्तज़ा है। कहानी अहमद मुर्तज़ा की है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अप्रैल साल 2022। गोरखनाथ मंदिर, जहां से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सीधा सीधा संबंध है। कहानी इसी मंदिर की है। दरअसल 3 अप्रैल साल 2022 को एकदम साधारण सा दिन था। सारे लोग दर्शन करने आ रहे थे, दर्शन करके जा रहे थे। मंदिर में पुजारी पूजा कर रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, आरती चल रही थी। इधर मंदिर परिसर के बाहर जो पीएससी के जवान थे, मुस्तैदी थे, तैनात थे, सिक्योरिटी में जुटे हुए थे। सारी चीज़ें आम दिनों की तरह ही चल रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक से एक शब्द सारे पुलिस वाले जितने वहाँ पे खड़े थे, जितने जवान खड़े थे, उनके कानों में गूंजता है। वो शब्द था नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। अब ये शब्द, ये आवाज़ जिस सिपाही के जस्ट पीछे से आ रही थी, वो सिपाही ये चीज़ देखने के लिए आखिर कौन है जो मंदिर के सामने इस तरह का नारा लगा रहा है, उसे देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, अचानक से उस आदमी के ऊपर किसी धारदार हथियार से कोई सामने से वार करता है। अब एक पुलिस वाले के ऊपर जैसे ये वार होता है तो तुरंत सारे पुलिस वाले दौड़ते हैं वार करने वाले को पकड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच जो वार करने वाला था, जो हमला करने वाला था, हमलावर था, वो बाकायदा इस पुलिस वाले की राइफल छीनने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में सारे पुलिस वाले जुटते हैं। जुटने के बाद इस आदमी को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद चूंकि मामला एक मंदिर के सामने इस तरह से हमले का था, फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेके जाते हैं। थाने लेने जाने के बाद इससे एक तरह से कोई पूछताछ नहीं करते, क्योंकि जो कुछ हुआ था लोगों के सामने था, पुलिस वालों के सामने था। सीधा सीधा हमला करता हुआ सीसीटीवी में भी कैद हुआ था। लिहाजा इसको जेल में डालते हैं। जेल में डालने के बाद चार्जशीट तैयार करते हैं। इधर एक मंदिर के सामने ऐसा हमला हुआ था तो ये खबर भी जंगल के आग की तरह पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया पे हर एक जगह फैलने लगी। अब चूंकि नारा भी नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का था, तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम विवाद भी कहीं ना कहीं अब खड़ा होने वाला था। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले को मुस्तैदी से सुलझाने के लिए कि कहीं कोई दंगा ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए, तरह तरह की तैयारियां करती है, सारी चीज़ें करती है। इस आदमी से थोड़ी बहुत पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने क्यों किया, कैसे किया, क्या वजह थी इस तरह से किसी पुलिस वाले पे हमला करने की। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तभी अचानक से इस आदमी के पक्ष से, इस आदमी के पिता बोलते हैं कि जो उनका लड़का है वो मानसिक रूप से परेशान है। इसे एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया से ग्रसित है। इसको रह रह के अचानक से गुस्सा आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अहमदाबाद से इसकी दवा चल रही है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो थोड़ा सा नर्म रुख अपनाते हैं कि चलो कोई मानसिक रूप से परेशान है, इसने कोई गलती की है। इसकी अब वैसे भी हमारे संविधान में, हमारे देश के कानून में किसी मानसिक रूप से परेशान इंसान के लिए कोई सज़ा बनती नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले नरम रुख अपनाते हैं। अपनाने के बाद जैसे तैसे सोचते हैं कि चलो ये मामला सुलझ जाए। लेकिन इसी बीच जो एटीएस की टीम है, जिसका सीधा सीधा जिम्मेवारी होती है आतंकवादी गतिविधियों को पकड़ना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और ऐसे संदिग्ध लोग जो शायद किसी विदेशी संगठन की वजह से हमारे देश में अराजकता फैला सकते हैं,
ऐसे लोगों को पकड़ना, उनसे छानबीन करना, पूछताछ करना, किसी घटना को रोकना। एटीएस की टीम फौरन इस मामले में इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व होते हुए कहती है कि जिस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उस आदमी की तलाश हमें 21 महीनों से थी, और एक रिपोर्ट और इस आदमी का नाम, इस आदमी की फ़ोटो हमने 31 तारीख को, यानी कि हमला होने से लगभग 4 दिन पहले ही भेज दी थी पुलिस के पास। अब ये खबर जैसे ही बाहर आती है कि जो मंदिर पे हमला करने वाला सिरफिरा था उसकी तलाश एटीएस को 21 महीने पहले से थी, ये किसी आतंकवादी संगठन से या फिर आतंकवादी घटना से जुड़ा हो सकता है। तो ये खबर जब लोगों के सामने आई, पुलिस के सामने आई, तो सारे लोगों में एक तरह से कौतूहल मच गया कि आखिर ये आदमी है कौन। अब एटीएस, पुलिस, ये सारे लोग जब आपस में डिस्कस करते हैं और इस आदमी से, जिसका नाम अहमद मुर्तज़ा था, जब इससे पूछताछ करते हैं और सारी छानबीन जब होती है, तो जो कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी इतनी अजीब है, इतनी चौंकाने वाली है कि इसमें कहा भी क्या जाए। दरअसल अहमद मुर्तज़ा का जन्म साल 1992 के जनवरी महीने में 5 तारीख को हुआ। जन्म एक ऐसे परिवार से हुआ, एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि शायद पूरे गोरखपुर में ऐसे रसूखदार परिवार बहुत कम थे। अहमद के जो बाबा थे, यानी कि पिताजी के भी पिताजी, गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट जज। अहमद के पिताजी लीगल एडवाइज़र और पहले एक इंजीनियर रह चुके थे। नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनियों में ये कानूनी सलाह देते थे, सारी चीज़ें करते थे। इनके चाचा के अब्बासी, शायद गोरखपुर के मशहूर डॉक्टरों में इनका नाम आता है। अगर टॉप 10 डॉक्टरों की बात करें तो के अब्बासी का नाम आता है। इनका अब्बासी नर्सिंग होम है, ज़िले में ठीक ठाक रसूख, ठीक ठाक रुतबा। अब जाहिर सी बात है, ऐसे परिवार में जिस बच्चे का जन्म हुआ हो, तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा बच्चा मुंह में चांदी की चम्मच लेके जन्म लेता है। जन्म होता है, प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में होती है। पहली, दूसरी, तीसरी की शिक्षा कराने के लिए इसे लखनऊ भेजा जाता है। घर वालों को उम्मीद थी कि शायद ये कुछ पढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, लिहाजा पहली और दूसरी की शिक्षा लखनऊ में होती है। उसके बाद इसके पिता का, जिनका नाम मुनीर है, मुनीर का मुंबई के नबी इलाके में एक फ्लैट था। बाकी ये लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं। आगे की पढ़ाई नबी मुंबई में होती है। नबी मुंबई के सेंट्रल और डीएवी कॉलेज से जो मुर्तज़ा है, अहमद मुर्तज़ा, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद फिर आईआईटी का एग्ज़ाम देता है। और इस बच्चे की किस्मत देखिए, ये इतना ज़हीन दिमागी था कि आईआईटी मुंबई, जो कि पूरी दुनिया का नंबर 1 की आईआईटी में जिसका नाम आता है, अगर टॉप आईआईटीज़ की बात करें तो जो पहला नाम आएगा वो आईआईटी मुंबई का आता है। आईआईटी मुंबई में इसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद केमिकल ब्रांच मिलती है। 2011 से ये बीटेक करने के लिए आईआईटी मुंबई चला जाता है। घर पे रहता, कभी हॉस्टल में रहता। नबी मुंबई में फ्लैट भी था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर वालों का प्लान था कि आईआईटी मुंबई से बीटेक करेगा, उसके बाद ये कनाडा चला जाएगा, वहाँ कुछ और हायर स्टडीज़ करेगा, बाकी फिर बिजनेस करेगा या फिर जो मन वो करेगा। आईआईटी मुंबई में जाता है, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई ठीक ठाक तरीके से करता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर आता है तो जो लोग बीटेक लाइफ से जुड़े होंगे या फिर जो हॉस्टल लाइफ से जुड़े होंगे, उनको एक बात पता होगी कि जो बच्चे कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो पॉर्न वीडियो देखने की लत, या एक तरह से तलब कहें, वो लत उन बच्चों में ज़रूर होती है। अब ये तलब अहमद मुर्तज़ा को भी लगती है। उसे पॉर्न वीडियो की एक लत लगती है कि मुझे पॉर्न देखना है। एक जिज्ञासा भी होती है कि पॉर्न वीडियो होता क्या है। अब जो कॉलेज लाइफ में रहे होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि कॉलेज के जो वाईफाई होते हैं या फिर लैन केबल होती है या फिर जो भी इंटरनेट सुविधाएं होती हैं, वहाँ पे ऐसी वेबसाइटों को, ऐसी साइट या फिर ऐसे लिंक को बैन किया जाता है। यानी कॉलेज की वाईफाई से ना ये लिंक खुल सकते हैं, ना ही ऐसी वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं, ना ही कोई आउटपुट ले सकते हैं। अब इसे पॉर्न वीडियो भी देखना था, कॉलेज की साइट से पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इसने VPN यूज करना शुरू किया। अब VPN एक ऐसा ऐप होता है जो आपके फ़ोन के IP एड्रेस को या फिर लोकेशन को कहें, एक तरह से चेंज कर देता है।
ये VPN यूज करता है। VPN यूज करने के बाद पॉर्न साइट देखता है, पॉर्न वीडियोस देखता है, और उसी बीच इसके मोबाइल पे कुछ पॉपअप एड्स आने लगते हैं। अब 18-19 साल इसकी उम्र थी। ऐसे ऐड को जब देखता है तो देखने के बाद उन एड्स पे क्लिक करता है, बाकायदे अपने जीमेल को लॉगिन करता है, इधर उधर कुछ करने की कोशिश करता है। हालांकि सामने से कुछ होता नहीं, उस ऐप को बंद कर देता है। बंद करके शांत हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक से इसे एक लड़की का ईमेल आता है। ईमेल एक लड़की का था। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत, ये भी अभी सेकेंड ईयर में था। यह उस लड़की से एक तरह से बात करने के लिए आतुर होने लगा कि ये लड़की कौन है, इससे बात किया जाए। लड़की से बात करता है। बात करने के बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे नज़दीकी लाती है। जब ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं तो उसके बाद वो लड़की बताती है कि वो लड़की ISI के लिए काम करती है। ISIS के लिए काम करती है और साथ ही उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है जिससे वो इस्लाम का, जो इस्लामिक धर्म है, उसका भला कर सके, इस्लामिक कल्चर को प्रपोर्ट कर सके, साथ ही जो उसका मिशन है उसको कामयाब कर सके। अब इधर मुर्तजा उस लड़की की दोस्ती में एक तरह से पागल था। उसे पैसे भेजने के लिए सोचता है, लेकिन अब पैसे अगर अपने अकाउंट से भेजे या फिर कुछ और करे, लड़की सीधा सीधा ISIS से जुड़ी है। इतना तो ज्ञान इसे था ही कि अगर ऐसे कुछ काम करूंगा तो मैं पकड़ लिया जाऊंगा, मुझे जेल भेज दिया जाएगा, शायद कोई बड़ा आरोप भी लग जाए। लिहाजा अब ये पेपाल पे अपना अकाउंट बनाता है। दरअसल पेपाल एक ऐसी साइट है, मैंने भी इस पे अपना अकाउंट बनाया था, जिस पे ना आपकी नंबर की ज़रूरत होती है, ना किसी और डिटेल की ज़रूरत होती है। बस आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, बैंक अकाउंट लिंक कीजिए और वहाँ से आप अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिटेल इसमें नहीं लगती, ज़्यादा कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती। सीधा सीधा आप अकाउंट लिंक कीजिए, पेमेंट कीजिए, और इस पेमेंट मेथड से, पेपाल से पूरी दुनिया में ट्रांजेक्शन होता है। ये पेपाल पे अपना अकाउंट बनाता है। अकाउंट बनाने के बाद उस लड़की को पैसे भेजता है। लेकिन साथ ही इसके मन में अब जिज्ञासा आने लगती है कि ये लड़की काम क्या करती है ISIS के लिए, ये करना क्या चाहती है, ऐसा कौन सा मकसद है जो ये लोग करना चाहते हैं। जिज्ञासा बस उस लड़की से पूछता है, और लड़की का प्लान भी यही था। अब लड़की इसे कायदे से अपने कल्चर के लिए जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहती थी, जिस आतंकवाद को बढ़ाना चाहती थी, उसके लिए इसको अब मोटिवेट करना शुरू करती है। लड़की बताती है कि कैसे मुसलमानों पे पूरी दुनिया में अत्याचार हो रहा है, कैसे मुसलमान की पूरी दुनिया दुश्मन बनी पड़ी है, कैसे लोग मुसलमान को देखना नहीं चाहते, और कैसे मुसलमान का काम केवल मुसलमान धर्म को सपोर्ट करना है, बाकी सारे जितने काफिर हैं, चाहे वो बुत परस्त हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे जो हों, उनका सबका खात्मा है। अब मुर्तजा जब ऐसी बातों को सुनता है तो कहीं ना कहीं अब मुर्तजा भी ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होने लगता है जो ऐसे काम करते हैं। अब मुर्तजा खुद से इस बारे में सर्च करने लगता है, तमाम प्रकार के लोगों के लेक्चर्स देखता है, कई लोगों के वीडियोस देखता है, एक डार्क वेब बनाता है, उसे यूज करता है ताकि इसकी सर्च हिस्ट्री को कोई ट्रैक ना कर सके, ये क्या कुछ देख रहे इसे कोई जान ना सके। यही करते करते कभी ये जाकिर नाइक की वीडियो देखता, कभी अनवर अल अवलाकी की वीडियो देखता। अनवर अल अवलाकी यमन अमेरिका का एक इमाम है, कायदे से आतंकवादी ही कहेंगे, जो अपने कट्टर सोच के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जब ऐसे लोगों के वीडियोस देखता और इस चीज़ को जब रिलेट करता तो कहीं ना कहीं इसे लगता कि सच में पूरी दुनिया में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखता रहता, ऐसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के लिए इसके मन में इच्छा बढ़ती रहती। इसके दिमाग में आता है कि क्या कुछ ऐसा करूं जिससे इस संगठन से ISIS से जुड़ जाऊं, क्या कुछ ऐसा करूं कि अनवर अल अवलाकी के करीबी पहुंच जाऊं, क्या कुछ ऐसा करूं कि जाकिर नाइक मुझे अपना मानने लगे। यानी अब इसे कायदे से जिहाद करना था। अब जिहाद करने के लिए अब ये कायदे से केमिकल इंजीनियर था। ये बाकायदा अपने इसी इंजीनियरिंग पीरियड के दौरान ऐप डेवलपिंग का कोर्स करता है, तमाम प्रकार की और चीज़ें करता है। पढ़ाई लिखाई में अब इसका ध्यान नहीं लगता,
जैसे तैसे समय बीतता जाता है। 2015 में ये अपनी बीटेक की पढ़ाई को पूरा करता है। अब चूंकि ये आईआईटी मुंबई से पढ़ा था तो नौकरी की कोई दिक्कत नहीं थी। 2015 में जैसे ही पास आउट होता है तुरंत ही रिलायंस कंपनी इसे हायर कर लेती है। वहाँ पे जाता है, नौकरी करता है, लेकिन इसके दिमाग में बस जिहाद, टेररिज्म, इस्लामवादी को बढ़ावा देना, कट्टर सोच को बढ़ावा देना, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। रिलायंस कंपनी को छोड़ता है, उसके बाद एक्सार में जाता है, वहाँ भी इसके दिमाग में यही सारी चीज़ें। अब इसके दिमाग में ना नौकरी का ख्याल था, ना नौकरी में इसका मन लग रहा था। अब कायदे से इसके दिमाग में बस जिहादी बनने का ख्याल था। अब इसके बाद ये फिर उसी लड़की से कांटेक्ट करता है, उससे बात करता है और कहता है कि मुझे आईएसआई ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए अब लड़की का प्लान भी वही था, कायदे से वो हनी ट्रैप बन के आई ही थी। वो लड़की अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसे अलग अलग आतंकवादियों से, अलग अलग संगठनों से बात करवाती। वहाँ पे इसे जिहाद की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। इसे 3 शब्द सिखाए गए। पहला शब्द था तौहीद अल हकीमिया, यानी अल्लाह ही ऐसा है जो कानून बना सकता है। अल्लाह के सिवा कोई भी कानून बनाए तो उस कानून को आपको नहीं मानना है, क्योंकि कानून बनाने का जो काम है वो अल्लाह का है। अब जैसे ही ये शब्द सुनता है तौहीद अल हकीमिया, तभी इसके दिमाग में आता है कि अगर हमारे देश में या फिर हमारी दुनिया में अल्लाह ही अकेला कानून बना सकता है तो ये सीए एनआरसी लाने वाला मोदी कौन होता है। यानी ये एनआरसी और सीए और ये जो ट्रिपल तलाक का कानून बना था उस टाइम, ये सारी चीज़ें अल्लाह की शान के खिलाफ हैं। और मोदी जो है और हिंदुस्तान के जो लोग हैं अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये था जिहाद का पहला स्टेप। अब दूसरा आता है कुफ्र बी तागूत, यानी आपको सिर्फ अल्लाह को पूजना है और अल्लाह के अलावा अगर किसी और की पूजा होती है, किसी और की बुत परस्ती होती है, तो ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ये था जिहाद का दूसरा स्टेप। अब ये चीज़ जब वो सुनता है, सुनने के बाद देखता है कि उसके देश में आधे से ज़्यादा आबादी तो बुत परस्ती कर रही है, जगह जगह मंदिर है, जगह जगह देवी देवताओं की पूजा की जा रही है। यानी ये दुनिया तो इसके हिसाब से अब साक्षात जहन्नुम बन चुकी थी, जहाँ बुत परस्ती हो रही है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो रही है। अब इसके मन में इस बात को लेकर और गुस्सा बैठता है। और तीसरा और सबसे बड़ा जिहाद जो इसे सिखाया गया वो था अलवाला वलवारा। इसका मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम आपको नहीं फॉलो करना है, आप सिर्फ अल्लाह की बात सुने, अल्लाह के कानून को माने। अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी तंत्र आपके ऊपर काम कर रहा है तो आपको उस सिस्टम को ख़त्म करना है। यहाँ इस सिस्टम का मतलब हमारे देश के डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से था। अब हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू नहीं था। अब ये बात जब इसके दिमाग में फिर आती है कि ये चीज़ भी अल्लाह के सामने गुस्ताखी है, यानी कायदे से जो हिंदुस्तान है ये पूरा का पूरा देश अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। इसकी ऐसी काउंसलिंग हुई उसी सोशल मीडिया पे, उसी वीडियो कॉल पे, कि ये पूरा का पूरा जिहादी बन चुका था। समय बीतता गया, 2019 आया। ये सारी चीज़ें तो अब सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन सोशल मीडिया के बाहर भी इसकी एक दुनिया थी। इसकी शादी फिक्स होती है, 2019 में इसकी शादी हो जाती है। शादी महज 7 महीने चलती है। 7 महीने में इसकी पत्नी इससे खुद इस कदर उब जाती है, ये महीनों महीनों तक अपनी पत्नी से बात तक नहीं करता था, अपने पत्नी से मिलता तक नहीं था, खुद को अकेले रखता था, अकेले कमरे में बंद रखता था। अब जिस महिला की, जिस लड़की की नई शादी हुई हो, अगर वो उसका पति ही उसे न पूछे, न बात करे, तो महिला ऐसे पति के साथ क्यों रहना चाहेगी। वो लड़की इसे छोड़ती है, छोड़ने के बाद अपने घर चली जाती है। साथ ही इल्ज़ाम भी लगाती है कि जो अहमद मुर्तज़ा की माँ है काफ़ी परेशान करती थी। शादी टूट जाती है, दूसरा रिश्ता भी देखा जाने लगता है, लेकिन इसके दिमाग में बस जिहाद और सिर्फ जिहाद चलता है। ये जो ट्रेनिंग लिया हुआ था वेब डेवलपर की, सोशल मीडिया साइट्स बनाने की, अब वहाँ पे एक ऐप बनाने की कोशिश करने लगता है और इस ऐप का नाम था जरीमा। अब ये ऐप जब मुर्तज़ा के लैपटॉप में एटीएस की टीम देखती है, जब 3 तारीख को इसे गिरफ्तार किया गया था, 3 अप्रैल को,
जब इस ऐप को देखती है तो शुरू में तो ये साधारण ऐप लगा, लेकिन जब इसका अरबी ट्रांसलेट किया गया तो जरीमा का मतलब था जुर्म। यानी इस ऐप के माध्यम से जो अहमद मुर्तजा था, वो ऐसे लोगों को जोड़ने वाला था जो हिंदुस्तान के कानून से, हिंदुस्तान के इस शासन प्रशासन से, यहाँ की डेमोक्रेसी से परेशान थे, जो जिहाद के रास्ते पे जा सकते थे, जिन्हें ऐसा लग सकता था कि ये देश के कानून से नाराज़ हैं, जो आत्मघाती हमला कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ये इस ऐप के माध्यम से जोड़ता, उनकी बाकायदा अपने ही तरीके से काउंसलिंग करवाता और एक तरह से इस ऐप के माध्यम से हिंदुस्तान में जगह जगह स्लीपर सेल पैदा हो जाते। ये उस ऐप को बनाता है, बनाने के बाद ये सारी चीज़ें जब ये करता रहता है, कभी ये चेक करता कि ISIS में क्या चल रहा है, कभी ये चेक करता कि वहाँ कितनी फंडिंग की ज़रूरत है, घर पे पैसे की कमी थी नहीं, बार बार ये पैसे भेजता, ये सारी चीज़ें करता। और कमाल की बात देखिए कि ये चीज़ ये कितने सालों से कर रहा था, लेकिन न पुलिस को इसकी भनक लगी, न प्रशासन को इसकी भनक लगी। लेकिन इसी बीच साल 2020 में एक आतंकवादी गोरखपुर में गिरफ्तार होता है। आतंकवादी कई अलग अलग जगहों से लौटा हुआ था, कभी वो पाकिस्तान जाके आया था, कभी कहीं और जाके आया था। जब ATS उसे उठाती है, उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ में वो अपना पूरा मकसद बताता है और साथ ही जब ATS उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ और कौन है, तुम्हारे इस मिशन में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो उसमें एक नाम आता है अहमद मुर्तजा। अब ATS उससे अहमद मुर्तजा की डिटेल लेती है, लेकिन ऐसे संगठनों में एक दूसरे की डिटेल एक दूसरे को शेयर भी नहीं की जाती, लिहाजा ज़्यादा डिटेल ATS को मिलती नहीं। 2020 से ही वो सर्च करने लगती है इस आदमी को कि ये आदमी है कौन, अहमद मुर्तजा है कौन। जगह जगह छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है और 31 मार्च साल 2022 को फाइनली ये कंक्लूजन पे ATS पहुंचती है कि जो अहमद मुर्तजा है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सिविल लाइन का रहने वाला है। अब ये खबर, ये न्यूज़ जब UP SIT और बाकी सारी एजेंसीज़ के पास पहुंचती है तो 2 तारीख को मुर्तजा के घर कुछ लोग मुर्तजा को पूछने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो उस टाइम मुर्तजा घर पे था नहीं। मुर्तजा के जो पिता मुनीर थे वो किसी कंपनी से मीटिंग के लिए मुंबई गए हुए थे, मुर्तजा गोरखपुर में था। गोरखपुर में जब मुर्तजा को पता चलता है कि ATS की और बाकी सारी टीम जो हैं इसे ढूंढने के लिए इसके घर पे आई हैं, अब यहाँ से मुर्तजा को लगता है कि जो भी करना है जल्द करना है, इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और कायदे से जो एजेंसी या फिर जो आतंकवादी संगठन इसे तैयार कर रहा था, उसका प्लान इससे कोई बड़ा ब्लास्ट करवाना नहीं था, उसका प्लान इससे कोई बहुत बड़ा बम धमाका या फिर कुछ ऐसा करवाना भी नहीं था। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आतंकवादी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और ये ट्रेंड है वुल्फ वार। इस वुल्फ वार में जैसे भेड़िए होते हैं, किसी हथियार के यूज नहीं करते, बस पहुंचते हैं, अपने ही नाखून से, अपने ही पंजे से मारते पीटते हैं, अकेले ही जाते हैं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगती। अब ऐसा आदमी जो किसी हथियार को ना यूज करे, अब पुलिस भी क्या करे बेचारी, या फिर ATS क्या करे। पुलिस वाले ATS वाले ऐसे ही लोगों पे नज़र रख सकते हैं जो कहीं से हथियार खरीद रहा हो, किसी सामान को मंगवा रहा हो, किसी कोड को यूज कर रहा हो। लेकिन ऐसे आतंकवादी ये न किसी सामान को मंगवाते हैं, ना ही किसी भारी हथियार को लेते हैं, ना ही कोई केमिकल लेते हैं। ये पास में ही अगर इन्हें कोई चाकू मिल जाता है या फिर कोई फावड़ा मिल जाता है, कोई लोहा या फिर कोई ऐसी चीज़, इन्हीं से हमला करते हैं, 2 4 10 लोगों को मारते हैं, उससे धार्मिक हिंसा भी फैलाते हैं और यहीं से एक तरह से गृहयुद्ध होता है, सरकार पे दबाव बनता है, तरह तरह की बातें होती हैं। और इसमें कई चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा। और यही प्लान अब इस मुर्तजा का भी था। जब 2 तारीख को इसे पूरा यकीन हो जाता है कि अभी बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाला है, तो ये सीधा सीधा गोरखपुर से निकलता है। निकलने के बाद सिद्धार्थ नगर जाता है। सिद्धार्थ नगर में एक जगह लगती है, वहाँ पे रुकता है। जगह का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बता देता। वहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद वहाँ से नेपाल भाग जाता है। याद आ गया, सिद्धार्थ नगर में है अलीगढ़वा। ये सिद्धार्थ नगर के अलीगढ़वा जाता है, जाने के बाद वहाँ से नेपाल जाता है।
नेपाल में कई ऐसे मदरसे चलते हैं जहाँ से टेररिज्म फैलाया जाता है, जहाँ पे फंडिंग होती है, आईएसआईएस से आती है, बाकी सारे आतंकवादी संगठनों से आती है। ऐसी जगहों पे जाता है, लेकिन जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि इसे एटीएस खोज रही है और भाग के आता है, तो ये चीज़ जब वहाँ के आकाओं को पता चलती है तो इसकी कस्टडी लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आओगे तो बाकी के जो आतंकवादी यहाँ पे छिपे हुए हैं वो भी पकड़े जा सकते हैं। ओपन बॉर्डर है, एटीएस भी यहाँ पहुँच सकती है, बाकी पुलिस भी पहुँच सकती है, मामला बढ़ सकता है, इसलिए तुम जाओ और जिस काम के लिए तुम तैयार हुए उस काम को अब तुम अंजाम दे दो। अब इसके बाद वहाँ से ये निकलता है, निकलने के बाद वापस गोरखपुर आता है। गोरखपुर आने के बाद सिद्धार्थ नगर की एक दुकान पे जाता है, वहाँ से 2 हथियार खरीदता है धारदार, कायदे से हसिया कहें या फिर बांका कहें, साउथ इंडियन मूवीज़ में ऐसे हथियार बहुत दिखाए जाते हैं। उन हथियारों को खरीदता है। खरीदने के बाद गोरखनाथ मंदिर के सामने पहुंचता है और यहीं से इसे 3 चीज़ें याद आती हैं। जो पहला जिहाद इसे सिखाया गया था, तौहील अल हकीमिया, यानी पूरी दुनिया में कानून बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। अब मंदिर पे पुलिस का कानून था, देश का कानून था। और दूसरा जो था कुफ्र भी तागुत, यानी बुत परस्ती नहीं करनी, ऐसे लोग अल्लाह की शान में गुस्ताखी हैं। और तीसरा जो अल वाला अल वारा था। ये तीनों चीज़ें जब इसे याद आती हैं तो इसे याद करते हुए एक बहुत बड़े प्लान के साथ उस पुलिस वाले पे हमला करता है। इसका प्लान ये था कि ये हमला करेगा, पुलिस वाला घायल होगा या मारा जाएगा, मामला न्यूज़ में जाएगा और शायद पुलिस वाले इसे तुरंत मार देंगे, तो इस बात का खुलासा भी नहीं होगा कि आतंकवादी संगठन से जुड़ा था या क्या कुछ था। ये सीधा सीधा हमला करेगा, पुलिस वाले इसे मारेंगे, उसके बाद बात न्यूज़ में जाएगी। हिंदुओं को लगेगा कि मुसलमान उनके मंदिरों पे हमला कर रहे हैं, मुसलमान को लगेगा कि क्या कुछ वजह थी जिस वजह से इसने हमला किया। 2 भाई जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, होली दीपावली एक साथ मनाते हैं, इन दोनों में मतभेद होगा, दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे और दंगे में चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, मरेगा तो इंसान। इसी प्लान के तहत ये हमला करता है, लेकिन पुलिस वाले इसको मारने के बजाय इसे गिरफ्तार करते हैं। मामला कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट की भी कार्रवाई बड़ी अजीब होती है। जब कोर्ट में जाता है, एटीएस की कोर्ट में, तो जो इसके परिवार वाले थे अपना पक्ष रखते हुए इसे बताते हैं कि ये पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लेकिन अगर ये पागल था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो सारे पूरे हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी या फिर जेई कहें, जेई मेंस, जेई एडवांस की परीक्षा इसने कैसे निकाली। इसके बाद इसकी वाइफ से भी जब पूछा गया तो वो भी कहती है कि 7 महीने तक रिलेशन में रही, लेकिन कहीं से भी ये पागल नहीं लगा। इसके जो ससुर हैं उन्होंने भी कहा कि जब मैं रिश्ता देखने आया था, जब सारी चीज़ें हुई, निकाह हुआ, तो ये पागल नहीं था। यानी घर वालों की ये दलील बस झूठी थी, इसको बचाने के लिए थी। सारी चीज़ें कोर्ट में पेश हुई, इसे सजाए मौत दे दी गई देशद्रोह के आरोप में, और 307 यानी पुलिस वालों के ऊपर हमला करने के आरोप में इसे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। अब इस देश का दुर्भाग्य कहिए या फिर इस देश की बुरी किस्मत कहिए या फिर क्या कहिए कि जब इसे सज़ा दे दी गई और ये मामला न्यूज़ में आया, वैसे मैं किसी का नाम जल्दी लेता नहीं हूँ, लेकिन ये नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही लोग आने वाले टाइम में ऐसी धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं कि शायद हमारे देश के न जाने कितने नौजवान गुमराह होंगे। जब इस आदमी का नाम इसके सरनेम के साथ और इस बात के साथ बताया गया कि इसने अल्लाह अकबर नाराए तकबीर के साथ इस घटना को अंजाम दिया, बाद में इसे फांसी हुई, ये सारे सबूत थे। तो एक आदमी है खालिद सलमान, मैं प्रयास करूंगा कि सारे स्क्रीनशॉट आज आपको दिखाऊं। इन्होंने कहा कि एक मुसलमान से इतनी नफरत क्यों है और मुसलमान होने की वजह से इसे फांसी दी गई। एक दूसरे आदमी है सैम, सीधा सीधा इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो लगाई है और उन्हीं के लिखे संविधान और उन्हीं के बनाए कानून के तहत इस बंदे को फांसी दे दी गई, और उस पर ये कहते हैं कि मुसलमान होने की वजह से फांसी दे दी गई। यानी आतंकवादी का भी ये धर्म ढूंढते हैं, आतंकवादी का मजहब ढूंढते हैं, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आज इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, आज इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस अहमद मुर्तज़ा को मुसलमान होने की वजह से फांसी दे दी गई। अब ऐसे लोग की पोस्ट को, ऐसे लोगों के कमेंट को जब बाकी के नौजवान जिनकी उम्र अभी कम है, 16-17 साल जिनकी उम्र है,
जब वो पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं अगर उन्हें यकीन हो गया गलती से कि अहमद मुर्तज़ा को मुसलमान होने की वजह से फांसी दी गई, तो आप सोच के देखिए कि ऐसे इंसान की वजह से और ऐसे पोस्ट की वजह से न जाने कितने अहमद मुर्तज़ा खड़े हो जाएंगे। और इन्हें कहीं बाहर से किसी ISIS के एजेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के यही कुछ गद्दार हैं, चाहे वो खालिद सलमानी हो, चाहे सैम हो। ऐसे ही लोग ऐसे बयान बिना जानकारी के, चाहे इनकी सोच कहें, इनकी घटिया मानसिकता कहें, हमारे देश के कानून, हमारे देश के संविधान पे उंगली उठाते हुए ऐसे बयान देते हैं, आदमी के दिमाग में ऐसी बातों को डालते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक भूत रहता है, भूत सबको परेशान करता है, ये बात आपको कह के भेजूं और आप उस पीपल के पेड़ के पास जाएंगे और गलती से हवा भी चल गई, तो आपको लगेगा कि बस करो, ये काम भूत का है। अब ऐसी ही बात है, ये लोग ऐसे पोस्ट करते हैं। इसके बाद अगर कोई भी काम गलती से भी किसी मुसलमान पार्टी के विपक्ष में हुआ, ये देश है, यहाँ के कुछ नेता हैं, हमेशा एक पक्ष के पक्ष में कानून या फिर देश काम नहीं कर सकता। कोई फैसला आपके लिए अच्छा होगा, कोई फैसला आपके सामने वाले के लिए अच्छा होगा। तो जब जब ये चीज़ें होंगी तब अगर वहीं पे इनका बयान भी आ गया, तो हर नौजवान को लगेगा कि देखो इस देश में मुसलमान पे कितना अत्याचार हो रहा। किसी को लग जाता है कभी कभार कि हिंदू खतरे में, और ये सारी चीज़ें बस बयानों की वजह से और ऐसे जाहिलों की वजह से होती हैं। तो आप इस वीडियो को जगह जगह शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि जो आतंकवादी होता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और उसमें भी जो मजहब को ढूंढ के निकालते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। मुझे लगा आज इस कहानी को ज़रूर सुनाना चाहिए, क्योंकि इस कहानी को अगर नहीं सुनाऊंगा, ये सारे तथ्य आपके सामने नहीं रखूंगा, तो मेरे भी कई ऐसे व्यूअर हैं, किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, जगह जगह ज़रूर शेयर कीजिएगा, सबको बताइएगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरी जानकारी लें। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।